नवनिर्वाचित नेशनल असेंबली का पहला कार्य औपचारिक रूप से मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत मुख्य कार्यकारी के रूप में चुनना था। उनका उद्घाटन 10 मई 1994 को प्रिटोरिया में हुआ, जिसे विश्व स्तर पर 1 अरब दर्शकों के लिए टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में 4000 मेहमानों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न भौगोलिक और वैचारिक पृष्ठभूमि के विश्व नेता भी शामिल थे। मंडेला ने एएनसी के प्रभुत्व वाली राष्ट्रीय एकता सरकार का नेतृत्व किया, जिसके पास स्वयं शासन करने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन इसमें नेशनल पार्टी और इनकाथा के प्रतिनिधि शामिल थे। अंतरिम संविधान के तहत इनकाथा और नेशनल पार्टी कम से कम 20 सीटें जीतने के आधार पर सरकार में सीटों की हकदार थी। पहले के समझौतों को ध्यान में रखते हुए डी क्लार्क और थाबो मबेकी दोनों को उपराष्ट्रपति का पद दिया गया था। हालांकि मबेकी इस पद के लिए उनकी पहली पसंद नहीं थे, लेकिन मंडेला अपने पूरे राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन पर बहुत अधिक निर्भर हो गए, जिससे उन्हें नीति विवरण को आकार देने की अनुमति मिल गई। केप टाउन में ट्विन ह्यूज में राष्ट्रपति कार्यालय में जाने पर मंडेला ने डी क्लार्क को ब्रूटिश शूर एस्टेट में राष्ट्रपति निवास बनाए रखने की अनुमति दी, बजाय पास के वेस्टब्रुक मनों में बसने के लिए, जिसका नाम उन्होंने गेनाडेंडल रखा, जिसका अर्थ है दया की घाटी अफ्रीकी में। अपने हॉटन घर को बरकरार रखते हुए उन्होंने अपने गृह गांव कुलू में भी एक घर बनवाया, जहां वे नियमित रूप से जाते थे, क्षेत्र में घूमते थे, स्थानीय लोगों से मिलते थे और आदिवासी विवादों का निपटारा करते थे। 76 वर्ष की आयु में उन्हें विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ा, और यद्यपि वे निरंतर ऊर्जा का प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी वे अलग थलग और अकेला महसूस करते थे। उन्होंने अक्सर माइकल जैक्सन, वूपी गोल्डबर्ग और स्पाइस गर्ल्स जैसी मशहूर हस्तियों का मनोरंजन किया और एंग्लो अमेरिकन के हैरी ओपेनहाइमर जैसे अति अमीर व्यापारियों से दोस्ती की। मार्च 1995 में दक्षिण अफ्रीका की राजकीय यात्रा के दौरान उन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से भी मुलाकात की, जिसके कारण एएनसी के पूंजीवाद विरोधी लोगों ने उनकी कड़ी आलोचना की। अपने समृद्ध परिवेश के बावजूद मंडेला सादगी से रहते थे। उन्होंने अपनी वार्षिक आय 552,000 का 1/3 नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फंड को दान कर दिया, जिसकी स्थापना उन्होंने 1995 में की थी। हालांकि प्रेस सेंसरशिप को खत्म करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता के पक्ष में बात की। प्रेस और कई पत्रकारों से मित्रता के कारण मंडेला देश के अधिकांश मीडिया के आलोचक थे, ये देखते हुए कि इसका स्वामित्व और संचालन मध्यम वर्ग के गोरों के पास था, और उनका मानना था कि यह अपराध के बारे में डराने धमकाने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है। दिसंबर 1994 में मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक एक आत्मकथा प्रकाशित की, जो उनके द्वारा जेल में लिखी गई पांडुलिपि पर आधारित थी, जिसे अमेरिकी पत्रकार रिचर्ड स्टेंगल के साथ किए गए साक्षात्कारों द्वारा संवर्धित किया गया था। 1994 के अंत में उन्होंने ब्लोमफोंटेन में एएनसी के 49वें सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें विनी मंडेला सहित एक अधिक उग्रवादी राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनी गई। हालांकि उन्होंने सुलह करने में रुचि व्यक्त की। नेल्सन ने अगस्त 1995 में तलाक की कार्यवाही शुरू की। 1995 तक वो अपने से 27 साल छोटे मोजाम्बिक राजनीतिक कार्यकर्ता ग्रेसा माचेल के साथ रिश्ते में आ गए थे, जो पूर्व राष्ट्रपति सम्योरा माचेल की विधवा थीं। उनकी पहली मुलाकात जुलाई 1990 में हुई थी, जब वह अभी भी शोक में थी, लेकिन उनकी दोस्ती साझेदारी में बदल गई। मैशेल उनकी कई विदेशी यात्राओं पर उनके साथ थे। उन्होंने कुछ स्वतंत्रता बरकरार रखने और अपना समय मोजाम्बिक और जोहान्सबर्ग के बीच बांटने की चाहत में मंडेला के पहले विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रंगभेदी अल्पसंख्यक शासन से बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र में परिवर्तन की अध्यक्षता करते हुए मंडेला ने राष्ट्रीय सुलह को अपने राष्ट्रपति पद के प्राथमिक कार्य के रूप में देखा। श्वेत अभिजात वर्ग के जाने से उपनिवेशवाद के बाद की अन्य अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं को क्षति पहुंचते देख मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की श्वेत आबादी को आश्वस्त करने के लिए काम किया कि वे इंद्रधनुष राष्ट्र में सुरक्षित और प्रतिनिधित्वित हैं। हालांकि उनकी राष्ट्रीय एकता सरकार पर एएनसी का प्रभुत्व होगा, उन्होंने डी क्लार्क को उपराष्ट्रपति नियुक्त करके और अन्य राष्ट्रीय पार्टी के अधिकारियों को कृषि, पर्यावरण और खनिज और ऊर्जा मंत्री के रूप में नियुक्त करके एक व्यापक गठबंधन बनाने का प्रयास किया। साथ ही बुथेलेजी को गृह मामलों के मंत्री के रूप में नामित किया गया। अन्य कैबिनेट पद एएनसी सदस्यों द्वारा लिए गए, जिनमें से कई, जैसे जो मोडिस, अल्फ्रेड नजो, जो स्लोवो, मैक महाराज और दुल्ला उमर, लंबे समय से मंडेला के साथी थे। हालांकि अन्य, जैसे टीटो मबोवेनी और जेफ राडेबे, बहुत छोटे थे। डी क्लार्क के साथ मंडेला के रिश्ते तनावपूर्ण थे। मंडेला ने सोचा कि डी क्लार्क जानबूझकर उकसाने वाले थे, और डी क्लार्क को लगा कि राष्ट्रपति द्वारा उन्हें जानबूझकर अपमानित किया जा रहा था।
जनवरी 1995 में मंडेला ने चुनाव से ठीक पहले 3,500 पुलिस अधिकारियों को माफी देने के लिए डी क्लार्क को कड़ी फटकार लगाई और बाद में पूर्व रक्षा मंत्री मैग्नस मालन का बचाव करने के लिए उनकी आलोचना की, जब उन पर हत्या का आरोप लगाया गया था। मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से रंगभेद शासन के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात की, जिनमें वकील पसी यूटार और हेनरिक वेरोवोड की विधवा बेत्सी शू भी शामिल थे। उन्होंने अफ्रीकानेर नायक डैनियल थैरोन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। व्यक्तिगत क्षमा और मेल मिलाप पर जोर देते हुए उन्होंने घोषणा की कि साहसी लोग शांति के लिए क्षमा करने से नहीं डरते। जब दक्षिण अफ्रीका ने 1995 रग्बी विश्व कप की मेजबानी की, तो उन्होंने काले दक्षिण अफ्रीकी लोगों को पहले से नापसंद की जाने वाली राष्ट्रीय रग्बी टीम स्प्रिंगबॉक्स का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंडेला ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में स्प्रिंगबॉक शर्ट पहनी थी और स्प्रिंगबॉक के मैच जीतने के बाद मंडेला ने कप्तान फ्रैंको एस्पियनार, एक अफ्रीकीनर को ट्रॉफी प्रदान की। इसे व्यापक रूप से श्वेत और अश्वेत दक्षिण अफ्रीकियों के बीच मेल मिलाप की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा गया। जैसा कि डी क्लार्क ने बाद में कहा, मंडेला ने लाखों सफेद रग्बी प्रशंसकों का दिल जीत लिया। मंडेला के मेल मिलाप के प्रयासों ने श्वेत लोगों के डर को शांत किया, लेकिन अधिक उग्र काले लोगों की आलोचना भी हुई। बाद में उनकी अलग हो चुकी पत्नी विनी भी शामिल थीं, जिन्होंने एएनसी पर काले बहुसंख्यकों की मदद करने की तुलना में श्वेत समुदाय को खुश करने में अधिक रुचि रखने का आरोप लगाया था। मंडेला ने सरकार और एएनसी दोनों द्वारा रंगभेद के तहत किए गए अपराधों की जांच के लिए एक सत्य और सुलह आयोग के गठन की निगरानी की और टूटू को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। शहीदों के सृजन को रोकने के लिए आयोग ने रंगभेद युग के दौरान किए गए अपराधों की गवाही के बदले में व्यक्तिगत माफी दी। फरवरी 1996 में समर्पित, अक्टूबर 1998 में अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी करने से पहले इसने बलात्कार, यातना, बमबारी और हत्याओं का विवरण देते हुए 2 साल तक सुनवाई की। डी क्लार्क और मबेकी दोनों ने रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को दबाने की अपील की, हालांकि केवल डी क्लार्क की अपील ही सफल रही। मंडेला ने आयोग के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसने हमें अतीत से हटकर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की है। मंडेला के प्रशासन को एक ऐसा देश विरासत में मिला जहां श्वेत और अश्वेत समुदायों के बीच धन और सेवाओं में भारी असमानता थी। 40 मिलियन की आबादी में से लगभग 23 मिलियन के पास बिजली या पर्याप्त स्वच्छता का अभाव था और 12 मिलियन के पास स्वच्छ पानी की आपूर्ति का अभाव था। 2 मिलियन बच्चे स्कूल में नहीं थे और 1/3 आबादी निरक्षर थी। 33% बेरोजगारी थी और आधी से भी कम आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती थी। सरकारी वित्तीय भंडार लगभग समाप्त हो गया था। राष्ट्रीय बजट का 5वां हिस्सा ऋण पुनर्भुगतान पर खर्च किया गया था, जिसका अर्थ है कि वादा किए गए पुनर्निर्माण और विकास कार्यक्रम आरडीपी की सीमा को कम कर दिया गया था, किसी भी प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण या रोजगार सृजन के साथ नहीं। 1996 में आरडीपी को एक नई नीति, विकास, रोजगार और पुनर्वितरण GEAR से बदल दिया गया, जिसने दक्षिण अफ्रीका की मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाए रखा, लेकिन बाजार अर्थशास्त्र के ढांचे और विदेशी निवेश के प्रोत्साहन के माध्यम से आर्थिक विकास पर जोर दिया। एएनसी में कई लोगों ने इसे एक नव उदारवादी नीति के रूप में उपहास किया जो सामाजिक असमानता को संबोधित नहीं करती, भले ही मंडेला ने इसका बचाव कैसे किया हो। इस दृष्टिकोण को अपनाने में मंडेला की सरकार ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा समर्थित वाशिंगटन सर्वसम्मति का पालन किया। मंडेला की अध्यक्षता में कल्याण व्यय में 1996 और 97 में 13%, 1997 और 1998 में 13% और 1998/99 में 7% की वृद्धि हुई। सरकार ने विकलांगता अनुदान, बाल रखरखाव अनुदान और वृद्धावस्था पेंशन सहित समुदायों के लिए अनुदान में समानता की शुरुआत की, जो पहले दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न नस्लीय समूहों के लिए अलग अलग स्तरों पर निर्धारित की गई थी। 1994 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा शुरू की गई थी। ये प्रावधान 1996 में प्राथमिक स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का उपयोग करने वाले सभी लोगों के लिए बढ़ाया गया था। 1999 के चुनाव तक एएनसी दावा कर सकती थी उनकी नीतियों के कारण 3 मिलियन लोग टेलीफोन लाइनों से जुड़े थे, 1.5 मिलियन बच्चों को शिक्षा प्रणाली में लाया गया था, 500 क्लिनिकों का उन्नयन या निर्माण किया गया था, 2 मिलियन लोग बिजली ग्रिड से जुड़े थे, पानी की पहुंच 3 मिलियन लोगों तक बढ़ाई गई थी और 750,000 घरों का निर्माण किया गया, जिनमें लगभग 30 लाख लोग रहते। 1996 का भूमि सुधार अधिनियम 3 उन खेतों में रहने वाले श्रमिक किराएदारों के अधिकारों की रक्षा करता है जहां वे फसलें उगाते हैं या पशुधन चराते हैं।
इस कानून ने ये सुनिश्चित किया कि ऐसे किराएदारों को अदालत के आदेश के बिना या 65 वर्ष से अधिक उम्र के होने पर बेदखल नहीं किया जा सकता है। यह मानते हुए कि हथियार निर्माण दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख उद्योग था, मंडेला ने हथियारों के व्यापार का समर्थन किया, लेकिन इसमें शामिल हो गए ये सुनिश्चित करने के लिए कि दक्षिण अफ्रीकी हथियार सत्तावादी शासन को नहीं बेचे जाए। आर्म्सकोर के आसपास कड़े नियम बनाए गए। मंडेला के प्रशासन के तहत पर्यटन को तेजी से बढ़ावा दिया गया, जो दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया। एडविन कैमरून जैसे आलोचकों ने मंडेला सरकार पर देश में HIV एड्स महामारी को रोकने के लिए बहुत कम प्रयास करने का आरोप लगाया। 1999 तक दक्षिण अफ्रीका की 10% आबादी HIV पॉजिटिव थी। मंडेला ने बाद में स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका में सेक्स से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने में सार्वजनिक झिझक के कारण उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे की उपेक्षा की थी और इसके बजाय उन्होंने इस मुद्दे से निपटने के लिए मबेकी को छोड़ दिया था। मंडेला को अपराध से पर्याप्त रूप से निपटने में विफल रहने के लिए भी आलोचना मिली। दक्षिण अफ्रीका में दुनिया की सबसे अधिक अपराध दर थी और पूरे दशक में देश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट की गतिविधियां उल्लेखनीय रूप से बढ़ीं। मंडेला का प्रशासन भी भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने में विफल माना गया। आगे की समस्याएं देश से हजारों कुशल श्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों के पलायन के कारण हुई, जो बढ़ती अपराध दर, उच्च करों और रोजगार में काले लोगों के प्रति सकारात्मक भेदभाव के प्रभाव से बच रहे थे। इस पलायन के परिणामस्वरूप प्रतिभा पलायन हुआ और मंडेला ने उन लोगों की आलोचना की जो चले गए। उसी समय दक्षिण अफ्रीका ने अफ्रीका के गरीब हिस्सों से लाखों अवैध प्रवासियों की आमद का अनुभव किया। हालांकि इन अवैध आप्रवासियों के प्रति जनता की राय आमतौर पर प्रतिकूल थी। उन्हें बीमारी फैलाने वाले अपराधियों के रूप में चिन्हित किया गया था जो संसाधनों को बर्बाद कर रहे थे। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीकी लोगों से उन्हें भाइयों और बहनों के रूप में गले लगाने का आह्वान किया। मंडेला ने विचार व्यक्त किया कि दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के विदेशी संबंध चाहिए हमारे इस विश्वास पर आधारित हों कि मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीकी उदाहरण के बाद मंडेला ने अन्य देशों को कूटनीति और सुलह के माध्यम से संघर्षों को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया। सितंबर 1998 में मंडेला को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव नियुक्त किया गया, जिन्होंने डरबन में अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने इस कार्यक्रम का उपयोग इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत को रोकने में इजरायली सरकार के संकीर्ण अंतर्राष्ट्रवादी हितों की आलोचना करने के लिए किया और भारत और पाकिस्तान से कश्मीर संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया, जिसके लिए इजरायल और भारत दोनों ने उनकी आलोचना की। क्षेत्र के आर्थिक उछाल से प्रेरित होकर मंडेला ने पूर्वी एशिया, विशेष रूप से मलेशिया के साथ अधिक आर्थिक संबंधों की मांग की। हालांकि 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के कारण इसे रोक दिया गया। उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) को राजनयिक मान्यता प्रदान की, जो एक आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हो रहे थे, और शुरुआत में ताइवान को भी, जो पहले से ही दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था में लंबे समय से निवेशक थे। हालांकि PRC के दबाव में उन्होंने नवंबर 1996 में ताइवान की मान्यता समाप्त कर दी और मई 1999 में उन्होंने बीजिंग की आधिकारिक यात्रा की। मंडेला ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुहार्तो के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के कारण विवाद को आकर्षित किया, जिनका शासन बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के हनन के लिए जिम्मेदार था। हालांकि जुलाई 1997 में इंडोनेशिया की यात्रा पर उन्होंने निजी तौर पर सुहार्तो से पूर्वी तिमोर के कब्जे से हटने का आग्रह किया था। सीरिया, क्यूबा और लीबिया के साथ उनकी सरकार के व्यापार संबंधों और कास्त्रो और गद्दाफी के साथ उनकी व्यक्तिगत मित्रता के लिए उन्हें पश्चिम से भी इसी तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा। कास्त्रो ने व्यापक लोकप्रियता हासिल करने के लिए 1998 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया और मंडेला ने ऑर्डर ऑफ गुड होप का पुरस्कार देने के लिए लीबिया में गद्दाफी से मुलाकात की। जब पश्चिमी सरकारों और मीडिया ने इन यात्राओं की आलोचना की, तो मंडेला ने इस तरह की आलोचना को नस्लवादी संकेत करार दिया और कहा कि पश्चिम के देशों के दुश्मन हमारे दुश्मन नहीं हैं। मंडेला ने लीबिया और संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच दो लीबियाई, अब्देलबासेट अल मेग्राही और लामिन खलीफा फिमा पर मुकदमा चलाने को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को हल करने की उम्मीद की, जिन पर नवंबर 1991 में दोषी ठहराया गया था और पैन एम फ्लाइट में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया था। मंडेला ने प्रस्ताव रखा कि उन पर किसी तीसरे देश में मुकदमा चलाया जाए, जिस पर सभी पक्षों ने सहमति व्यक्त की। स्कॉट्स कानून द्वारा शासित मुकदमा अप्रैल 1999 में नीदरलैंड के कैंप ज़ीस्ट में आयोजित किया गया था और 2 व्यक्तियों में से एक को दोषी पाया गया था। मंडेला ने अफ्रीकी पुनर्जागरण के लिए मबेकी के आह्वान को दोहराया,
और वह महाद्वीप के मुद्दों से बहुत चिंतित थे। उन्होंने नाइजीरिया में सानी अबाचा के सैन्य जुंटा को हटाने के लिए नर्म कूटनीतिक रुख अपनाया, लेकिन बाद में जब अबाचा के शासन में मानवाधिकारों का उल्लंघन बढ़ गया तो वो प्रतिबंधों का आह्वान करने वाले एक अग्रणी व्यक्ति बन गए। 1996 में उन्हें दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय SADC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने ज़ैरे में प्रथम कांगो युद्ध को समाप्त करने के लिए असफल वार्ता शुरू की। उन्होंने बुरुंडियन गृहयुद्ध में तुई और हुतू राजनीतिक समूहों के बीच जातीय संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक समझौता शुरू करने में मदद की जिससे देश में स्थिरता तो आई लेकिन जातीय हिंसा समाप्त नहीं हुई। दक्षिण अफ्रीका के रणभेद के बाद के पहले सैन्य अभियान में एक विवादित चुनाव के कारण विपक्षी विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री पाकलेथा मोसिली की सरकार की रक्षा के लिए सितंबर 1998 में लेसोथो में सैनिकों को आदेश दिया गया था। इस कार्रवाई को स्वयं मंडेला द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था, जो उस समय देश से बाहर थे, बल्कि बुथेलेजी द्वारा अधिकृत थे, जो मंडेला की अनुपस्थिति के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे, मंडेला और मबेकी की मंजूरी के साथ।